नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। जनहित में खबरों का परीक्षण पटियाल का जुनून है और शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। पटियाल का पहला परीक्षण दिल्ली में स्वाति मालीवाल का विवाद है। आज स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू दिया है। इसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, किसने उनके साथ क्या बर्ताव किया, ये जानकारियां बहुत रोचक है। केजरीवाल ने अपने विरोध का चेहरा अपने बुजुर्ग माता पिता को बनाकर आज क्या संदेश दिया, वो भी समझिए। दिल्ली में स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के विवाद में नार्को टेस्ट की एंट्री किसने करवा दी, पटियाल के साथ ये भी जानिए। दूसरे परीक्षण में पटियाल आपको बताएगा कि ओबीसी आरक्षण लिस्ट में शामिल हुए मुसलमानों पर संकट के बादल क्यों मंडराने लगे हैं। जाति की राजनीति में काम आने वाले आरक्षण अचानक धर्म की गली में क्यों घुस गए हैं। 4 जून को धर्म और राजनीति की यह हाइब्रिड राजनीति क्या रंग दिखाएगी, मेरे साथ जरूर समझिए। आज पटियाल उन नेताओं और हीरोज का भी परीक्षण करेगा जो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करते हैं। हम और आप उनको हीरो बनाते हैं और वो हमें जीरो बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। विज्ञापन और राजनीति के ऐसे हीरो और स्टार कैंपेनर्स की कहानी मेरे साथ देखिए जो नियम तोड़ने में सुपरस्टार है। चौथे परीक्षण में आज पटियाल आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाएगा जो इंटरनेट पर कोई भी सर्च इंजन खोज नहीं सकता। यह पटियाल की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की मनी पावर देखिएगा। पटियाल का सबसे रोचक परीक्षण देखने के लिए रात 9:45 तक मेरे साथ रहिए। हाँ, बता देना, वो आपका है। सीएम आवास में चीरहरण। चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। दुर्योधन ने कहा है, दुशासन ने करा है, और आप सोचते हो क्या? पहले तो उसके घर पे चीरहरण हुआ है, उसके बाद अब चरित्र हरण सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। करप्शन, करेक्टर और क्रिमिनल का नार्को टेस्ट। बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ। मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का भी फोन फॉर्मेट हो चुका है। मारपीट का मास्टरमाइंड कौन? मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का। साजिश और षड्यंत्र करके ये घटना हुई है। अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। ड्राइंग रूम का किस्सा, कौन सच्चा कौन झूठा। आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया। पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ये तो झूठी है। एम्स की ये रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं एम्स भी झूठा है। यही राजा हरिश्चंद्र है सब कुछ। केजरीवाल के ड्राइंग रूम में क्या क्या हुआ, मालीवाल केस में चश्मदीद और नार्को टेस्ट। सबसे पहले पटियाल के साथ दिल्ली चलिए। यहां पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में हुई मारपीट बड़ा मुद्दा बनी हुई है। विवाद में पीड़ित है मालीवाल और आरोपी हैं सीएम के पीए विभव कुमार। सब जानना चाहते हैं कि सीएम के ड्राइंग रूम में एक महिला सांसद की पिटाई क्यों हुई, मारपीट की शुरुआत कैसे हुई, स्वाति बुलाने पर सीएम हाउस पहुंची थी या बिन बुलाए, ड्राइंग रूम हिंसा के वक्त केजरीवाल कहां थे, उस वक्त घर का कोई सदस्य क्यों नहीं आया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की क्या इस पूरे विवाद में भूमिका है, पहले विभव को दोषी माना गया, फिर स्वाति पर आरोप क्यों लगाए गए। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्वाति मालीवाल खुद सामने आई हैं। पहले उनको सुनिए, फिर देखते हैं कि इस विवाद की मिस्ट्री कितनी सुलझी और कितनी बची है। अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब
चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन। मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली। मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। संजय सिंह जी आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरा हाल देखा। उन्होंने देखा कि जो लड़की एक फाइटर है हमेशा, आज वो एक विक्टिम बन गई। उन्होंने वो सब कुछ देखा। मैं रो रही थी, मैं पेन में थी और मैं बार बार सबको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अरविंद जी के घर पे भी गए। उन्होंने विभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाति इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज़ है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया। बार बार मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया। मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये कंप्लेंट फाइल कर दी तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर देगी। मुझे बोला गया था कि पूरी पार्टी तुमको बीजेपी का एजेंट बना देगी। मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है। स्वाति मालीवाल ने फिर भी यह नहीं बताया कि वो खुद गई थी या बुलाई गई थी। विवाद की शुरुआत क्यों हुई, वो सीएम के ड्राइंग रूम तक कैसे और क्यों पहुंच गई। पटियाल अब आपको इस केस के दूसरे पक्ष के पास ले चलेगा। आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस इस केस में केजरीवाल के माता पिता और पत्नी से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने पुलिस को यह बताया कि हिंसा के दिन वो घर के भीतर गई थी। स्वाति का दावा यह भी है कि केजरीवाल घर में ही थे और उनके माता पिता भी। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के माता पिता से कल पूछताछ का वक्त मांगा था, इसीलिए आज केजरीवाल ने इंतजार करना शुरू किया। उन्होंने सुबह से ही सोशल मीडिया पर पुलिस के इंतजार का प्रचार करना शुरू कर दिया था। घर से निकले तो फोटो पोस्ट किया,
गेस्ट रूम में बैठे तो भी फोटो पोस्ट किया। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सीएम आवास पर पहुंचने लगे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह सब पहुंच गए, लेकिन पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। केजरीवाल ने शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वाति मालीवाल पर चुप रहे माता पिता को चेहरा बनाकर इशारों में सारा केस खुद बताया और अपने आप को उसमें पीड़ित भी साबित किया। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। स्वाति मालीवाल ने चीर हरण के बाद चरित्र हनन का आरोप लगाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को अलग ही लेवल पर ले गई है। वो स्वाति की शिकायत को साजिश का हिस्सा मानती है। जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल जी से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक इंटरव्यू दिया था। उसमें स्वाति मालीवाल पर जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इस केस में 2 वर्जन हैं, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। मतलब उन्होंने इस विवाद से खुद को अलग रखा। लेकिन आज स्वाति मालीवाल के पति, जो पहले उनसे शादी की हुई थी, अब डिवोर्स ले चुके हैं, उनका नाम है नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद सामने आए। अरविंद केजरीवाल के नार्को टेस्ट की मांग उन्होंने रखी। उनके फोन की भी जांच करने की बात नवीन जयहिंद ने की। स्वाति की जान को भी खतरा है और स्वाति को डराया धमकाया जा रहा है। स्वाति को सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि पहले तो उसके घर पे चीरण हुआ है, उसके बाद अब चरित्र हरण सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। दुर्योधन ने कहा है, दुशासन ने करा है और आप सोचते हो क्या दुर्योधन ने कर रखा है सब कुछ? और पता है, तो और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का भी फोन फॉर्मेट हो चुका हो। स्वाति मालीवाल वाले मामले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। माता पिता के पास कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरी की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये पार्टी पे कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ था। जो केजरीवाल का तोता है संजय सिंह, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था। जब उसका नंबर कट गया तो उसने कहा कि आतिशी बन जाएगी। अब आतिशी का भी जब देखा इन्होंने कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने जेल में जाने के बाद अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्वाति मालीवाल के पीछे बीजेपी है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि ड्राइंग रूम की हिंसा के चश्मदीद कौन है। आज स्मृति ईरानी ने स्वाति के समर्थन में एक बयान दिया। स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई केजरीवाल जी के घर पर चल रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी के अलावा उनके स्टाफ और परिवार का कौन कौन सा सदस्य मौजूद था, इसकी जानकारी सिर्फ स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं?
केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ, इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। मालीवाल असॉल्ट केस में बीजेपी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। स्वाति मालीवाल ने भी अपने इंटरव्यू में चुप्पी तोड़ दी, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मालीवाल खुद गई थी सीएम हाउस या उन्हें बुलाया गया था या फिर वो भेजी गई थी? अब पटियाला आपको भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला में तैयार हुए हाइब्रिड प्रोडक्ट का परीक्षण दिखाएगा, जिसने आजकल बहुत तहलका मचा रखा है। इसका नाम है ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियां। इसकी शिनाख्त करवाने के लिए मैं आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश ले चलूंगा, जहां ओबीसी रिजर्वेशन में मुस्लिम मुद्दा बन गए हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि यूपी की ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों की समीक्षा होगी। समीक्षा का मतलब क्या है और इससे होगा क्या, अब यह समझ लीजिए। रिजर्वेशन में ओबीसी का कोटा 27% है। योगी सरकार पता कराएगी कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को आखिर किस नियम और व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिल रहा है। यूपी में ओबीसी की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग की 79 जातियां हैं, उनमें से मुसलमानों की करीब 27 कैटेगरी है। यूपी में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात अचानक नहीं आई, इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह है कल आया कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट के फैसले में क्या था, यह भी आपको 5 पॉइंट्स में फटाफट बता देता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने ओबीसी सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। आरक्षण के लिए नई ओबीसी लिस्ट बनाई जाए। पुराने ओबीसी सर्टिफिकेट्स पर नई नौकरी नहीं मिलेगी, पुरानी नौकरी पर कोई असर नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में कोर्ट ने फैसला दिया तो विवाद में केंद्र में 77 मुस्लिम कैटेगरीज भी आ गई। इसके कुछ घंटे बाद यूपी की ओबीसी लिस्ट में मुस्लिमों की समीक्षा के आदेश दे दिए गए। अब यह एक और संयोग है या फिर ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक दलों का नया प्रयोग? पटियाल के मन में यह सवाल आने की एक वजह है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जब माहौल बनना शुरू हुआ तो कुछ मुद्दे बहुत एक्टिव हो गए। पहला है जातिगत जनगणना, दूसरा आरक्षण और तीसरा धर्म। 5 चरणों तक के चुनाव में ये तीनों मुद्दे प्रचार की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इस दावे के सबूत के लिए पटियाल आपको एक ऑडियो वीडियो रिपोर्ट दिखाएगा, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। বিজেপির রায়টা আমরা মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? बीजेपी का पिछले वर्ग का आदमी के लिए कुछ प्यार नहीं है। उनका पिछले वर्ग का प्यार का निशाना है पिछले वर्ग का आदमी के ऊपर मुंह पे प्रस्ताव करता है बीजेपी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश। और आज कलकत्ता के हाईकोर्ट ने कह दिया साहब, ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं। और ममता जी क्या बोलती हैं? दिस इज रॉन्ग। कैसी चीफ मिनिस्टर है? ये तो मोदी जी का काम ही है, ये हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, पर इस बार हिंदुस्तान की जनता अपने हक अधिकार एक भाईचारा बना था उसके लिए वोट करने जा रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण छीन करके घुसपैठियों को देने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है, वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है। मंडल कमीशन में जो जातियां शामिल थी उसका कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब से ममता जी हुकूमत में आई हैं, मुस्लिम समाज की करीब करीब सारी जातियों को पिछड़ों का हक मारने के लिए पिछड़ा बना दे रही हैं।
अब तक आरक्षण की बात होती थी तो सिर्फ हिंदू जातियों का जिक्र होता था, लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण में केवल मुस्लिमों का जिक्र हो रहा है। यह बहुत ही बारीक राजनीति है जो जाति में धर्म को घोलती है। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो चुनाव में ओबीसी वोट बैंक का महत्व, दूसरा मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू वोट का ध्रुवीकरण। सियासत के इस हाइब्रिड प्रोडक्ट को फील करना चाहते हैं अगर आप, तो पटियाल ने आपके लिए एक और रिपोर्ट तैयार की है जो आपको समझाएगी कि ओबीसी में मुस्लिम की एंट्री कैसे करवाई गई। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर बयान आते हैं नहीं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं, ये इनकी बड़ी साजिश है। हिंदी गाड़ी के लोग एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। ये भारतीय राजनीति में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है। राजनीतिक दलों ने कैसे पूरे चुनाव में धर्म और जाति को मिलाकर प्रमोट किया, अब पटियाल आपको यह समझाएगा। कांग्रेस ने कहा जीते तो जातिगत जनगणना कराएंगे। बीजेपी ने पलटकर कहा यह हिंदू के संसाधन मुस्लिम को बांट देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना से सबको सही आरक्षण देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण चुरा लेगी और ज्यादा बच्चे वालों को बांट देगी। कांग्रेस कहती है आरएसएस और बीजेपी वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। संघ कहता है जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। और बीजेपी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो आरक्षण नहीं हटा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा बीजेपी 400 पार हुई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण छीन लेगी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस आ गई तो सब मुसलमानों को दे देगी। यह वो राजनीति है जो दोनों बड़ी पार्टियां कर रही हैं। आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला और यूपी में मुस्लिम जातियों की समीक्षा की अब आप टाइमिंग देखिए। अब केवल 2 चरण बाकी रह गए हैं चुनाव के और अब तक 428 सीट पर चुनाव हो चुका है। अगले 2 चरणों की लड़ाई 115 सीट पर है। बीजेपी के नजरिए से यह 115 सीट क्यों महत्वपूर्ण है और किस स्टेट में कितनी सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, अब इसकी डिटेल्स भी आप जान लीजिए। छठे और 7वें चरण में 60 सीटों पर मुस्लिम वोटर का दबदबा है। इनमें बिहार की 16 सीट, उत्तर प्रदेश की 27 सीट, पश्चिम बंगाल की 17 सीट शामिल है। किस राज्य में कितनी सीटों पर जीत हार की चाबी मुसलमानों के पास है, अब मैं आपको यह बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 27 में से 15 सीट पर, बिहार में 16 में से 6 सीट पर और पश्चिम बंगाल में 17 में से 7 सीटों पर मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा है। यानी 3 राज्यों में करीब 30 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हो सकता है। लेकिन अगर यहां हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो गया तो नतीजे पलट सकते हैं। इसीलिए जाति के घर में धर्म की एंट्री करवाई गई है ताकि वो जातियों के वर्टिकल पोलराइजेशन को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और ये सब जानने के बाद आपके मन में कुछ सवाल उभर सकते हैं और वो ये होंगे कि वोट के लिए आरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। बाकी बचे चुनाव में ओबीसी का मुद्दा किसको कितना फायदा देगा। ओबीसी का वोट चाहिए तो मुसलमानों को टारगेट
क्यों किया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, ओबीसी वोट के इर्द गिर्द पूरी राजनीति हो रही है और इसकी बड़ी वजह यह है, अगर आप ओबीसी समुदाय के वोटरों की संख्या की बात करेंगे तो सबसे बड़ी तादाद है। अलग अलग अनुमान हैं, कोई 50% कहते हैं, कोई 52% कहते हैं, कोई 40 भी कहते हैं, लेकिन कोई भी अनुमान हो, 40 भी हो या 50 हो, अगर बीच बीच का आंकड़ा भी रख लें तो भी आप देखेंगे कि एक इतना बड़ा वोट बैंक है, जिस पार्टी के पक्ष में जाएगा उसको जीत दिला सकता है या कम से कम उसको बढ़त दिला सकती है। इस वक्त केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% का प्रावधान है नौकरियों का। कुछ लोग कहते हैं कि जितना ही उनकी संख्या है उतना उनका आरक्षण होना चाहिए। खासकर रीजनल पार्टियां और कांग्रेस इस बात की दावेदारी कर रही है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए और उन्हें वोट ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। इस वजह से इसके ओबीसी वोट और आरक्षण की राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है। अब पटियाल आपको एक और अहम जानकारी देने जा रहा है। राज्यों की ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियां विवाद का विषय हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम कैटेगरीज हैं? केंद्र की ओबीसी आरक्षण की लिस्ट में 115 मुस्लिम जातियां और उपजातियां हैं। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि ओबीसी लिस्ट में शामिल कैसे होते हैं? आरक्षण मिलने की प्रक्रिया क्या है? किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन मिलता है क्या? मैंने आरक्षण मामलों के जानकार के सामने यही सवाल रखे, उनका क्या कहना है आप भी सुन लीजिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए है, पर ये जो ओबीसी जो आपका है इसमें आपको कैटेगरीज बनाना पड़ता है। इसमें आपको पिछड़ापन दिखाना होगा कि जो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आपका जो इनकम के बारे में, ये सारे कैटेगरीज लेके एक बास्केट बनाया जाता है और वो बास्केट में आप आएंगे तभी आपका इंक्लूशन होगा। तो पश्चिम बंगाल में जो है, जो जजेस ने बताया, ये बास्केट आपने ठीक तरह नहीं बनाया, तो इसलिए जिनको मिलना चाहिए था शायद उनको नहीं मिला और जिनको मिला है शायद उनको नहीं मिलना चाहिए। इसमें कोई धर्मीय आधार का बात उन्होंने नहीं किया, वेरी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये भी सवाल काफ़ी ने उठाया जो तफसीली जाति का जो हुआ है इसमें धर्मीय भावना का नहीं है, इसमें पूरा जो है इसको प्रोसीजरल चीज़ बोला जाता है। कोर्ट ने वो प्रोसीजर को नाकार किया है, कंसेप्ट को नहीं किया। हिंदुस्तान के बारे में वन साइज फिट्स ऑल आप नहीं कर सकते, आपको हर प्रदेश का, हर जगह का जो पॉपुलेशन है, उसका जो कंपोजिशन है, ये सारा देख के करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके लिए कंसेंसस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और जब तक ये नहीं होगी, ये हर चुनाव के टाइम में इस तरह का खींचतान दिखाई देगा। जाति की राजनीति में आरक्षण का महत्व समझाने के लिए पटियाल आपको महाराष्ट्र ले चलेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा सबको। इस आंदोलन के बाद वहां की राजनीति की हालत ऐसी हो गई जैसे कि दही की मथ दिया हो। सारे समीकरण इधर से उधर हो गए। 4 जून को जब महाराष्ट्र के भी नतीजे आएंगे तो आपको आरक्षण आंदोलन का महत्व पता चलेगा। अब ऐसे कारगर हथियार में जब जाति और धर्म को मिलाया गया तो सोचिए परिणाम क्या होंगे। पटियाल को लगता है कि वोट के मंथन में इस बार कुछ नया ही निकलने वाला है। पटियाल अब आपको एक अनोखा परीक्षण दिखाएगा। इसका नाम है सितारों से शिकायत। यहां 2 तरह के सितारों की बात हो रही है। पहले वो जो राजनीति के जाने माने चेहरे हैं, ऐसे चेहरों को चुनाव में स्टार प्रचारक के नाम से जाना जाता है। दूसरे वो जो सिनेमा और मनोरंजन के क्षेत्र से आते हैं, जो फिल्म और टीवी के अलावा विज्ञापनों में भी दिखाई देते हैं। इन दोनों स्टार्स पर हम सब बहुत विश्वास करते हैं, उनकी बातों को दिल से लगाकर रखते हैं। वो जो कहते हैं उसको आधार बनाकर अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े फैसले तक ले लेते हैं। आंख बंद करके बाजार में सामान खरीद लेते हैं, अपनी आदत तक बदल लेते हैं। लेकिन आज पटियाल आपको बताएगा कि कैसे ये दोनों हमें धोखा देते हैं। हम इन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन ये बदले में हमें जीरो बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, इस पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहले पर्दे के सुपरस्टार्स की बात कर लेते हैं। इनका इस्तेमाल विज्ञापनों में किया जाता है। ये हमें बताते हैं कि बाजार में क्या अच्छा है और क्या नहीं।
लेकिन इनके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश में विज्ञापनों की निगरानी करने वाली संस्था का नाम है एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल का दावा है कि 101 विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशंस में 104 सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज ने कानून तोड़े हैं, दर्शकों को धोखा दिया है, भ्रम फैलाया है। ASCI की भ्रामक विज्ञापन वाली लिस्ट में जिन स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं उनमें से 91% को विज्ञापन के बदले में क्या बदलाव के आदेश भी दिए गए। हर साल एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया देश में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों की एक लिस्ट तैयार करती है। इसके साथ ही उन सितारों की भी लिस्ट बनती है जो देश में गलत प्रचार करते हैं, गलत चीज को सही बताकर बेचने के लिए और लोगों को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। विश्वास के स्कैम पर ASCI की सेक्रेटरी मनीषा कपूर को सुनिए, काफी चीजें साफ हो जाएंगी। जो ये रिपोर्ट है ये ASCI जो काम करता है पूरे साल और जो विज्ञापन हमें लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, मतलब या तो भ्रामक हैं या किसी और तरीके की इसमें आपत्ति हो, तो वो हम एनालाइज करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये रिपोर्ट जो है एक हमारी एनुअल रिपोर्ट निकलती है। रही स्टार्स की बात तो बोथ क्रिकेट और बॉलीवुड के जो नामी बड़े स्टार्स हैं काफ़ी कुछ इन विज्ञापनों में वो फीचर होते हैं। तो कई सालों से हम इन्हें रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप अगर ऐसे कोई भी ऐड में आप पार्टिसिपेट कीजिए तो उस ऐड की ड्यू डिलिजेंस जो आपको करनी होती है वो आप कीजिए कि जो आप एड्स में क्लेम्स बोल रहे हैं क्या वो वाकई सच्ची हैं और उनके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस आप उसको एग्जामिन करें। खुद आपको उस एरिया की समझ नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके आप ज़रूर ये निश्चय करें कि जो आप क्लेम्स आप उस ऐड में हैं वो ठीक हैं या नहीं, वो कहीं जो आपके दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको गुमराह तो नहीं कर रही। एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सेलिब्रिटीज के विज्ञापनों को लेकर 5 बड़ी बातें सामने रखी गई हैं। विज्ञापन में स्टार्स दुष्प्रचार करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में झूठे दावे करते हैं, लोकप्रिय स्टार्स गलत जानकारी देते हैं, कई बार अधूरा सच ही बताते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमों की अनदेखी भी करते हैं। ये मोटा मोटी बातें सामने रखी गई हैं। एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के विज्ञापन को दुनिया में झूठ का इंडेक्स तैयार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से उत्पाद में कितनी मात्रा में झूठ का प्रचार किया जाता है। हेल्थ केयर में 19%, ऑनलाइन बेटिंग में 17%, पर्सनल केयर में 13%, एजुकेशन में 12%, फूड एंड ड्रिंक्स में 10%, रियलिटी सेक्टर में 7%, गेमिंग के 6%, लाइफस्टाइल के 5%, एडोटेक में 2% और बेबी केयर के 1% विज्ञापनों में प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर सुपरस्टार्स ने झूठ बोला या फिर गलत जानकारी दी गई। आपके मन में सवाल होगा कि जब सितारों का फरेब विज्ञापन का झूठ अपने रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर उनका क्या होता होगा? क्या उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की जाती होगी? अगर शिकायत होती है तो फिर उस पर एक्शन क्या होता है? होता भी है या नहीं होता? क्योंकि पटियाल ने तो आज तक सुना नहीं कि झूठे विज्ञापन की वजह से किसी सुपरस्टार को सजा मिली हो। इसमें हम पहले तो ट्राई करते हैं कि वॉलंटरी कंप्लायंस हमें मिल जाए कि हम एडवर्टाइजर को लिखते हैं और बोलते हैं कि आप अपना ये ऐड या मॉडिफाई कर लीजिए या उसे निकाल लीजिए। तो अगर तो वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं मानते तो फिर हम जो सेक्टर रेगुलेटर होता है उसके पास उनके पास ये हम कंप्लेंट्स भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ के एड्स हैं, अगर कोई फूड का ऐड है जैसे तो फिर जो फूड रेगुलेटर हो, जो ये DMR वायलेशंस होती हैं ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज, तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास, कई कंप्लेंट्स हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास भेजते हैं, कई हम भेजते हैं कंज्यूमर अफेयर्स के पास। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को हम एड्स भेजते हैं और फिर वो अपने हिसाब से जो उनकी कार्यवाही है वो करते हैं। उसमें हमेशा हमें नहीं पता चलता कि वो क्या कार्यवाही करते हैं। पटियाला अब राजनीति में झूठे दावे और भ्रम फैलाने वाले स्टार प्रचारकों का परीक्षण करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव में प्रचार के लिए हर राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट चुनाव आयोग को दी जाती है। इन पर होने वाला खर्च पार्टी के खाते से जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण नेता वोटरों के बीच दुष्प्रचार करते हैं। यह दावा पटियाल नहीं कर रहा, देश का चुनाव आयोग कर रहा है।
जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ये आजकल फैशन चला हुआ है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको हम चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। ये आप लोग ये सपना मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, इसको कोई छू नहीं सकता। राहुल गांधी हैज बीन क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी इशू ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं। 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। अरे तुमने कहा राम को याद करा। चुनाव के दिनों में एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये चुनाव के दिनों में आचार संहिता का भी उल्लंघन एक तरह का है। इस बात के लिए भी चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस बात का भी संज्ञान लिया जाए। बुरके की आड़ में बोगस वोट ना डाले जाएं। केवल मात्र स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट के बाद काम नहीं करना कहीं ना कहीं दिखलाता है कि वो केंद्र सरकार से प्रभावित है। हम हारे क्यों? तो उनका इलेक्शन कमिश्नर उनका गुलाम बन गया। ये सब आरोप प्रत्यारोप होते रहते, लेकिन इसको ज्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं। देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बयानबाजी की घुड़दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की याद दिलाई है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से कहा है कि उनके स्टार प्रचारकों की भाषा ध्यान में रखी जाए, उनको कहें कि वो उसकी मर्यादा को बनाए रखें। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से यह भी कहा है कि वो अपने स्टार प्रचारकों को नोटिस जारी करें। चुनाव आयोग ने बीजेपी को निर्देश दिया है कि वो अपने स्टार प्रचारकों के धर्म और सांप्रदायिक बयानों पर रोक लगाएं। हिदायत कांग्रेस को भी मिली है कि उनके स्टार कैंपेनर्स संविधान में बदलाव वाले बेबुनियादी बयान देना बंद करें। विज्ञापन हो या राजनीति, स्टार प्रचारक हो या सुपरस्टार, इन्हें जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नेता सत्ता के लिए और अभिनेता पैसे के लिए जनता के बीच दुष्प्रचार ना करें, क्योंकि जिनका विश्वास अर्श पर पहुंच सकता है, उनका अविश्वास फर्श पर भी गिरा सकता है। अब पटियाला लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अमीरी का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव में कुल 8,308 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? 51,904 करोड़ रुपए। लेकिन ये सब अमीर नहीं है, यहां भी अमीरी और गरीबी के बीच में एक गहरी खाई है। 8,308 कैंडिडेट में से 68 अरबपति हैं। इन 68 के पास इतना पैसा है जो बाकी के बचे हुए 8,240 कैंडिडेट्स की कुल संपत्ति से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ 1% से भी कम उम्मीदवारों के पास 27,652 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि टोटल प्रत्याशियों की कुल संपत्ति का 53% है। बाकी बचे 8,240 कैंडिडेट के पास 24,252 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कुल उम्मीदवारों की संपत्ति का 47% है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं ना? पटियाल को याद पड़ता है कि इसी साल मार्च में भारत की अमीरी के आंकड़े भी आए थे। तब आय के असंतुलन पर बहुत विवाद हुआ था। अब पटियाल आपको एक तुलना दिखाएगा जिसमें देश की अमीरी और चुनावी प्रत्याशियों की संपत्ति के बीच में मुकाबला होगा। देश में टॉप 1% अमीरों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि लोकसभा उम्मीदवारों में 1% के कम प्रत्याशियों के पास कुल प्रत्याशियों की संपत्ति का 53% हिस्सा है। मतलब 8,308 प्रत्याशियों के बीच संपत्ति के वितरण में बहुत फर्क है। अब पटियाल आपको पार्टी वाइज अरबपतियों की लिस्ट बताएगा। बीजेपी में 25 अरबपति उम्मीदवार हैं
उनकी कुल संपत्ति है 11,924 करोड़ रुपए। टीडीपी में 3 अरबपति कैंडिडेट हैं और उनकी कुल संपत्ति है 6,721 करोड़ रुपए। कांग्रेस के 14 प्रत्याशी अरबपति हैं और उनकी टोटल संपत्ति है 4,149 करोड़ रुपए। एआईएडीएमके के अरबपति उम्मीदवारों की संख्या 2 है, जिनकी कुल संपत्ति 798 करोड़ रुपए है। अब एक और रोचक आंकड़ा आपको देखना है। बीजेपी के 25 अरबपति कैंडिडेट्स के पास कांग्रेस के 14 अरबपति कैंडिडेट्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संपत्ति है। अब पटियाला आपको प्रत्याशियों की अमीरी का ब्रेकअप बताएगा। 8,308 उम्मीदवारों में से अरबपति उम्मीदवारों की संख्या 68, करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 2,491, मिलियनियर 3,118, लखपति 1,834, हजारपति 748, सौपति 13 और शून्यपति 46 है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। चक्रवात रेमल रविवार शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा जाएगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी आईएमडी से मिली है। चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।